नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। हमारे समाज में युवा वर्ग का अनुपात ज्यादा है और इस लिहाज से देश की सामाजिक और सियासी व्यवस्था में युवाओं की भूमिका अहम है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दृष्टि से उनके विचार और पसंद नापसंद को अहमियत दी जाती है। और आज हम सियासत के एक ऐसे ही युवा चेहरे से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले इनके जीवन सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। एक रिपोर्ट पेश है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे। बचपन से लेकर 12वीं क्लास तक आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे सुभाष यदुवंश वर्ष 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति के सदस्य बने और 2007 से 2013 तक उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। 7 दिसंबर 2014 से 20 मार्च 2015 तक वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता प्रमुख बनाए गए। इस दौरान पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उन्होंने बीजेपी की तिरंगा यात्रा की भी जिम्मेदारी संभाली। पिछले 1.5 सालों से सुभाष यदुवंश प्रखर प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रवक्ता के तौर पर वो संत कबीर नगर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। सुभाष यदुवंश को कोलकाता में आयोजित नेशनल यूथ फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार भी मिला है। तो ये हमने दिखा दिया उनके जीवन से संबंधित कि क्या कुछ कहां से इन्होंने शुरुआत की है और अभी ये कहां पर हैं। कमान इनके हाथ में है, युवा इनके साथ है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहले मैं भविष्य में आप क्या करने वाले हैं और जो पास्ट में हुआ उस पर आपकी राय नहीं लेना चाहूंगी। इस वक्त जो है युवा संगठन की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी और इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पिछले गैर भाजपा सरकारों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा राजनीतिक वातावरण को इतना दूषित कर दिया था कि अगर आप देखेंगे तो निचले तबके में, जैसे गरीब है, जो मजदूर है, वंचित है, शोषित है, दलित है, या लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसका बच्चा राजनीति के में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर आप ऊपर देखेंगे, जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कोई युवा है जो आईआईएम में पढ़ता है, आईआईटी में पढ़ता है, या कहीं एनआईटी में पढ़ रहा है, बीबीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, टैलेंटेड है, ये स्पोर्ट्स में अपना करियर बना रहा है और समाज ये कहता है कि भाई ये बहुत ही टैलेंटेड है, प्रतिभावान है। लेकिन अगर आप उससे जाकर के पूछेंगे कि मुख्य धारा में क्या राजनीति में तुम आना चाहते हो, तो वो बोलेगा नहीं, राजनीति में मैं नहीं आना चाहता क्योंकि राजनीति बहुत बुरी है या राजनीति गंदी है। तो जब पूरे इस देश में हर कोई चाहता है कि हमारा देश महान बने, हमारा देश महाशक्ति बने, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर इस प्रदेश के युवा इतना ज्यादा राजनीति से कटे रहेंगे, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे, तो इतनी ऊर्जा के बिना हम उत्तर प्रदेश को एक महाशक्ति या उत्तम प्रदेश कैसे बना पाएंगे? माइंडसेट को आपने पढ़ा है, आप मैदान में रहे हैं, आपने कहा राजनीति को वो गलत समझते हैं। ऊंची राजनीति आजकल हो रही है, युवाओं को टारगेट किया जाता है, एक पूरा माहौल बनाने के लिए युवा वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। बदले में उन्हें मिलता क्या है? बाद में साइड कर दिया जाता है उन्हें। तो इस माइंडसेट को आप कैसे बदल सकते हैं? आप खुद एक युवा है, एक यूथ आइकन है और उस चीज को भापते हुए आप ये कह रहे हैं कि युवाओं के जहन में ये घर कर चुका है और ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीति के लिए युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, अगर दोनों प्रश्न अलग अलग हैं जो आपने बताया, मैंने ये कहा कि इन पार्टियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ। ने बनाया, लेकिन किस पे असर हुआ? युवाओं पे असर हुआ। हाँ, जिस युवा के बारे लेकिन में अगर बात कर रहे हैं, जी, जो आप बात कर रही हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगी तो यहाँ युवाओं का उपयोग हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए होता है और नेतृत्व को डेवलप करने के लिए होता है। अगर आप पूरी परंपरा को देखिए भारतीय जनता पार्टी के, तो आप माननीय अरुण जेटली जी को देख लीजिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए, आप उमा दीदी को देख लीजिए, और ऐसे पूरी एक लीडरशिप हमारी पूरी खड़ी है पूरे देश में। अगर आप देखेंगे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आई है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देख लीजिए, पूरा एक लीडरशिप भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तैयार करके भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने नर्चर किया है हम लोगों को। तो आप भाजपा में अगर देखेंगे तो युवाओं को एक राष्ट्रवादी चेतना के साथ हमेशा उनके नेतृत्व को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उनको पोषित किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है।
बीते एक साल में जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा है, इसको भी मैं जोड़ना चाहूंगी क्योंकि बात राजनीति की भी हो रही है। तो अभी जो लोकसभा उपचुनाव हुए हैं और जो नतीजे सामने आए हैं, फूलपुर हो या गोरखपुर हो, आप मानते हैं यहां पर युवा आपसे रुष्ट है? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं। और अगर आप इस आधार पर युवाओं का रुझान देखना चाहती हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ पूरा विपक्ष 2 सीटों पर युवा उनके साथ है और एक तरफ अकेले भारतीय जनता पार्टी 22 प्रदेशों में सरकार बनाकर के साथ है। तो मैं आपसे पूछता हूं, युवा किसके साथ है? युवा हमारे साथ है। बीते दिनों इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में, उससे पहले भी ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग रही है, हमारे सहयोगी हर जगह पहुंचे हैं। उन्होंने रोजगार को लेकर के युवाओं से रिएक्शंस लिए थे, फीडबैक लिए थे, हमने दिखाया भी था। इन्वेस्टर समिट से पहले भी युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी, सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि युवाओं को रोजगार देना सरकार के मुख्य एजेंडे में से एक था। जब सरकार सत्ता में आने वाली थी, चुनावी वादे, चुनावी घोषणा पत्र जो था वो लेकर मैदान में जब उतरी थी, लेकिन उसके बाद एक साल में हुआ क्या क्या? देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने जो सरकारी भर्ती की एजेंसियां थी उनको पूरी तरह से वहां पर घोटाला और पूरी तरह से वो उसको दूषित कर दिया था। अगर आप देखिए कि कोई भी कैंडिडेट अगर परीक्षा देता था उत्तर प्रदेश में तो उसको पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के पहले उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जाना पड़ता था। तो ऐसे 5 चरणों से गुजरना पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ कि वो परीक्षा के रिजल्ट रह गए और नहीं आ पाए। कुल मिलाकर के पूरी तरह से ब्रेक डाउन, पैरालाइज हो गई जो भर्ती व्यवस्था थी। हमारी सरकार उनको पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से इन संस्थाओं को पहले तो ठीक करने का काम कर रही है, उनमें योग्य और अच्छे लोग निरपेक्ष भाव से आए, ये कोशिश कर रही है। और जैसे ही ये चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 3 सालों में हम लोग 4 लाख से ज्यादा भर्तियां देने वाले हैं और अभी 48,000 से ज्यादा शिक्षक और 50,000 के आसपास जो है पुलिस की भी भर्तियां आ गई हैं। मतलब जिनका प्रपोजल तैयार हो गया है, बस वो आने वाली हैं। इसी तरह से अगर आप केंद्र की सरकार को देखेंगे तो स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से और अभी मुद्रा लोन जो योजना है उसके तहत पूरे देश में 10 लाख करोड़ रुपए बांटा गया है, जिसमें बहुत ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश का। अगर एक आपने की परीक्षा से, परीक्षा की बात की आपने कि किस तरीके से वो सिस्टम बना रखा था समाजवादी सरकार ने। इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने की योगी सरकार ने बात की थी ताकि युवाओं को रोजगार के जो अवसर प्रदान कर सके, युवा इतने सक्षम हो सके, वो पढ़ लिख कर इस काबिल निकल सके कि अपने पैर पे वो खड़े हो और किसी भी चीज को आप स्टैंड कर सके वहां पे। लेकिन यहां छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। कई ऐसे कॉलेजेस से, कई ऐसे स्कूल से रिपोर्ट्स आए हमारे पास जहां पर बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया। क्या आपको नहीं लगता इस चीज को सुधारने के बजाय आपको स्कूल पे, शिक्षक पे, उनकी पढ़ाई पे उस ओर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, जहां से युवाओं को आप वहां से वो ग्रो करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि आप युवाओं को ये सपने दिखाते हैं सत्ता में आते ही हम इतनी 1000 नौकरियां दे देंगे युवाओं को। सक्षम कितने हैं लोग? युवा को आप ये सपने दिखाइए कि आप कितने सक्षम हैं, उसके बाद आप इस योग्य बनेंगे। योग्य बनाने की बात होती है। देखिए, अभी योगी सरकार जो हमारी जो सरकार है उसको आए हुए कुल 1 साल हुआ है। ये जो परीक्षा हो रही है, ये बच्चे ऐसा नहीं है कि आज ही इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया है और आज ही 1 साल में सभी स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आपने प्राथमिक एजुकेशन में अगर आप देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा में, तो हमारी सरकार ने स्वेटर देने से लेके, जूता देने से लेकर के तमाम अच्छे काम और उनके ड्रेस का रंग चेंज करने से लेके बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। ऐसे महिलाओं, मतलब बच्चियों के एजुकेशन के लिए जो भी लगातार उनको फ्री एजुकेशन मुफ्त में दिया है सरकार। तमाम कैमरे जो लगाए हैं वो सिर्फ खाली एग्जाम के लिए नहीं लगाए हैं, बल्कि अगर अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है तो उसके लिए भी लगाए हैं। सरकार निरंतर इस चीज के लिए प्रयासशील है। लेकिन देखिए, इसमें बड़ी बात क्या है कि अगर 15 साल से 20 साल से कोई सिस्टम डैमेज है तो अगर आप उसको एक दिन में बनाना चाहें तो एक कहावत है ना कि एक दिन में रोम का निर्माण नहीं होता है। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस यूथ को साथ लेके आगे बढ़ने की बात आप भी कर रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप भी यूथ है, 15-20 सालों का जिक्र किया, सरकारों का जिक्र किया। उसी 15-20 साल में जन्मे बच्चे आज के वो युवा हैं, वो भविष्य हैं, वो राजनीति में भी सक्रिय हो रहे हैं, वो रोजगार के लिए भी खड़े हैं। क्या वाकई इतना आसान है इस चीज को बदल पाना? उनकी मानसिकता को आप बदल पाएंगे?
बिल्कुल बदलेंगे। और देखिए हम लोगों का जो राजनीतिक प्रशिक्षण है उसमें हमेशा हमें एक चीज बताई जाती है कि हम सिर्फ सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज को बदलने के लिए राजनीति करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रशिक्षण में जाएंगी तो देखेंगे हमारा ये पहला एजेंडा होता है कि हम समाज को बदलने की राजनीति करते हैं। देखिए उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिले, उनको राष्ट्रवादी शिक्षा मिले, वो संस्कारिक शिक्षा में आए, इस तरह की तमाम योजनाओं के साथ और हमारी सरकार शिक्षा नीति को लाएगी और वो काम करेगी लगातार जैसे उनमें काम कर रही है। और युवाओं के बेहतरी के लिए हमारी प्राथमिक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये सरकार का, और सरकार इसके लिए बहुत ही गंभीर है। सरकार गंभीर है। चलिए अब थोड़ी सी राजनीति से भी बात कर लेती हूँ। युवा जो है कई जगह देखा जाता है कि सत्ता में आने के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साहित होते हैं और सरकारें भी ऐसे युवाओं को मौका जरूर देती है। किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी युवा का, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो बीते कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए हैं। इलेक्शंस आता है, वो बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं और उसके आधार पर पार्टियां अपनी रोटियां सेकती नजर आती हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उन युवाओं का क्या होता है ये सब जानते हैं, या आप भी जानते हैं बखूबी। तो जिस तरीके से अभी इस्तेमाल किया जा रहा है युवाओं को, आपने कहा राजनीति को भी वो गंदी दृष्टि से देखते हैं, राजनीति में भी आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीति आज कैसी है, किस तरीके से राजनीति की जा रही है, अच्छे राज के साथ, अच्छी नीति के साथ राजनीति नहीं की जा रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे युवा आगे चल के कहीं ना कहीं डेविएट होंगे ही? नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि युवाओं के लिए पिछले दो तीन मतलब इधर मतलब 100 साल 200 सालों में अगर आप देखेंगी तो सबसे बड़ा जो वरदान है, गिफ्ट है, जो उपहार है वो लोकतंत्र है। पहले क्या होता था, राज व्यवस्था होती थी, राजा का लड़का ही राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र आया। इसमें एक आम आदमी का बेटा भी ये सपना देख सकता है कि कल को मैं भी इस प्रदेश पर, देश पर शासन कर सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी पार्टी में इस देश और प्रदेश का युवा ये कहने की हिम्मत रख सकता है क्या कि मैं समाजवादी पार्टी का मुखिया बनूंगा या मैं कांग्रेस का मुखिया बनूंगा? देखिए युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल और उनके अधिकारों पर सबसे बड़ा कब्जा इन राजनीतिक पार्टियों जो गैर भाजपा पार्टियां, जैसे देखिए कांग्रेस है, उसमें राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, ये जो नेता पुत्र हैं इन लोगों ने कर रखा है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर जो नेतृत्व होता है देश का, जो चुन करके आता है, वो अपने नीचे अपॉइंटमेंट करता है। क्या आप हमारे, मैं एक मिनट आपको रोक के बोलूंगा, बीजेपी संगठन पे हावी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे पिताजी का नाम जानती हैं? लेकिन आप इनमें से अगर ये बोल दीजिए जितने नाम मैंने गिनाए हैं कि ये आप इनके पिता का नाम नहीं जानती, तो ये बुरा मान जाएंगे और आपसे शिकायत करेंगे कि आप, मेरे पिता इतने महान हैं और आप उनका नाम नहीं जानती हैं। अगर आप पूरे देश के युवा, अगर मान लीजिए ये पॉलिटिकल लोग क्या होते हैं, जनता इनको चुन करके भेजती है, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट करते हैं। किसका अपॉइंटमेंट करते हैं? पुलिस कांस्टेबल से लेकर के और प्रमुख सचिव तक का अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर इसमें, अगर आप ये देखिए, अगर ये इन नेताओं के पुत्र नहीं होते तो आज ये क्या होते, आज इनको क्या स्थान मिलता? अगर ये लोग मान लीजिए, और इस तरह से कोई भी लोग जो स्वयं योग्यता नहीं है, अगर उनकी योग्यता से नहीं आए हैं, तो वो कैसे लोगों को पोस्ट करेंगे और पूरी राजनीतिक और शासन व्यवस्था कहां चली जाएगी? इसलिए युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न इनसे युवा आज पूछ रहा है कि आपने हमारे सपनों पर कब्जा क्यों कर रखा है? भाई हर राजनीतिक पार्टी कभी न कभी सत्ता में आएगी, जब ये सत्ता में आएंगे तो युवा सिर्फ गुलाम की भूमिका में रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो युवा शासक की भूमिका में रहेगा। इस वक्त युवा शासक की भूमिका में है, ये हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें या देश की तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे परिवार से आए हैं जिनके घर में लोग मजदूरी करते थे और चाय बेचते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नर्चर किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया और आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। माननीय कल्याण सिंह जी एक साधारण परिवार के थे, एक पिछड़े वर्ग के नेता थे, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको नर्चर किया और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दीदी उमा छोटी थी और कथा कहती थी, उनको उठा करके पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। शिवराज सिंह चौहान, आप एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। माननीय राजनाथ जी, आप किसी को भी उठा करके देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, और देखिए अभी राष्ट्रपति जी का उदाहरण। जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति में सक्रिय यहां पे रही है, चाहे एनडीए की सरकार हो सत्ता में या फिर अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है।
लेकिन दुर्दशा युवाओं की हमेशा से एक ही रही है। आज भी वो रोजगार को तरस रहे हैं, मोहताज है उसके। चर्चा को हम जारी रखें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। अरे वो पड़ोस की छोकरी सुबह सुबह बन कर कहाँ जाती है, कब आती है, क्या करती है, पता ही नहीं चलता। और हमें देखो, पूरी जिंदगी गुजार दी इस चार दीवारी में, और रंग ढंग तो देखो। एक बात बोलूं, जिस तरीके से मैं अपने घर का खर्च उठा रही हूँ, सम्मान से काम भी कर रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं करती? अरे बेटा, इस उम्र में न उम्र की सीमा, न वक्त का बंधन। आंटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक नई स्कीम है, नई रोशनी। इसमें औरतों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है। अब आप रोजगार पाने वाली नहीं, देने वाली बन जाती हैं। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो, आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को प्यार मिलेगा, घर में दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिलसिला हम शुरू करेंगे और लगातार हमारे साथ स्टूडियो में सुभाष जी बने हुए हैं और यहाँ पर यूथ को लेकर के बात हो रही है कि क्या कहीं जिस तरीके से पॉलिटिशियंस हावी हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, यूथ विंग उसमें दबता चला जा रहा है, संगठन दबते चले जा रहे हैं, लेकिन यूथ विंग एक ऐसा विंग है जिसके बिना पॉलिटिकल पार्टियों का जो सफर है, जो राजनीतिक सफर है, वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि युवाओं का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और वैसे भी भारतवर्ष की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट हुआ था, याद हो आपको, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आए थे उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश को एक राज्य ही नहीं एक देश घोषित कर देना चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े युवा हैं यहाँ पे। और आज हमारे साथ यूथ आइकन भी स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद है, युवा को लेकर के बार बार चर्चा हो रहा है। सुभाष जी मौजूद हैं। सुभाष जी, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल था कि युवा संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कुछ रणनीति होगी, नीति होगी, तो इस पे और विस्तार से मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, अभी 19 तारीख से अपने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेने के बाद 19 तारीख से मैंने अपना दौरा प्रारंभ किया है। मथुरा से मैंने अपना प्रवास शुरू किया और कल हमने सहारनपुर में अपना प्रवास खत्म किया। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से 92 जिले हैं और ये बहुत बड़ा प्रदेश है। तो हमने, हमारे 6 क्षेत्र हैं टोटल प्रदेश में, तो हमने सोचा कि पहले सभी 6 क्षेत्रों में एक बार हमारा प्रवास हो जाए। तो इस पिछले 1 महीने में मैंने 28 जिलों की यात्रा की, 4500 किलोमीटर यात्रा की और करीब 50,000 युवाओं से मिला, 139 जनसभाएं भी संबोधित की। तो इस बीच में बहुत सारे युवा मिले, उनसे बहुत सारे विचार जानने को मिले। आगे हमारी योजना क्या है कि देखिए, बताया, देखिए 1 महीने के भीतर मैंने भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, देखा है कि आप कितने सक्रिय रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपसे पहले जो आपके पद पे थे, चाहे सुब्रत पाठक जी हो, आशुतोष जी हो, अगर वो इतने सक्रिय रहे होते अपने क्षेत्र में, एक कमेटी तक का गठन वो नहीं कर पाए थे, इस तरीके से रहे होते, तो आज ये दुर्दशा न होती? पहली बात तो दुर्दशा बिल्कुल ही नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पहले भी और आज भी बहुत सशक्त और बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर प्रदेश का। एक बात। दूसरी चीज की दोनों पूर्व अध्यक्षों ने अपने समय में बहुत मेहनत की है। अभी सुब्रत जी ने मिलेनियम वोटर का एक अभियान चलाया था जिसमें 5 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हैं। मैं भी उस अभियान में, तब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री था, मैं भी उस अभियान में प्रभारी के नाते जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छा काम हुआ। खेलो भारत और कला संगम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को ऊपर लेकर के आए और उन प्रतिभाओं से, आपको पता है, उन्हीं प्रतिभाओं में से आगरा से 3 बच्चों ने आईपीएल खेला है। विभिन्न करीब 22-23 तरह के कार्यक्रम थे उसमें। तो ये अध्यक्ष भी लगातार प्रवास कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे। उसके पहले आशुतोष जी ने भी समाजवादी सरकार के खिलाफ विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार एक्टिव रहा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी एक्टिव रहे हैं और हम अपने काम, अब जैसे सरकार है हमारी दोनों जगह, तो हमारी प्राथमिकता है, चुनाव आने वाला है, क्या है, केंद्र की तरफ से भी बहुत कार्यक्रम आएंगे, हम लोग भी खुद कार्यक्रम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश संगठन की तरफ से भी बहुत कार्यक्रम मिलेंगे। चुनाव का जिक्र जब आपने कर ही दिया तो एक और चीज मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी। बातें ये भी हो रही हैं कि चुनाव आने वाला है, इसलिए यहाँ पर यादव समुदाय को खुश करने के लिए कहीं बीजेपी ने आपका चेहरा तो आगे नहीं किया है। देखिए, अगर ऐसा है भी तो इसमें बुराई क्या है? जातिगत राजनीति होनी चाहिए। नहीं, जातिगत राजनीति नहीं, सभी जातियों का अच्छा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम ये कहते हैं यादव समाज पर कोई एक लोग कुंडली मार करके बैठे रहें और एक परिवार का कब्जा रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ना यादव समाज के लिए ठीक है और ना तो पूरे समाज के लिए ठीक है। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यादव विपक्ष में क्यों रहेगा? यादव सत्ता के साथ रहेगा। ये विपक्ष में है इसलिए यादव विपक्ष में रहेगा क्या? इनकी कुरीतियां, इनके जो गलत काम है उसके कारण ये विपक्ष में है, तो यादव विपक्ष में क्यों रहेगा? यादव सत्ता के साथ रहेगा। यादव कृष्ण का वंशज है और यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर जातीय राजनीति यहाँ पर होती भी है तो हो? जातीय प्रतिनिधित्व की बात हमने कहा, हिंदू समाज या पूरा भारतीय समाज, देखिए जाति के हिसाब से हम लोग बेटी रोटी का रिश्ता करते हैं। समाज में विभिन्न तरह के व्यवहार जातियों में करते हैं। अगर आज ये व्यवहारिक सच्चाई है तो मैंने कहा जातिवाद नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी, बहन जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी यादव सोच के नहीं ज्वाइन की थी, ना भाजपा ने मुझे यादव, मैं आज से नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी में, मैं प्रदेश मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी का, इसके पहले मैं विभिन्न पदों पर रहा हूं। सारी चीजें आके रुक जाती हैं सिर्फ एक जगह, वो होता है चुनाव, क्योंकि पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ जीत दिखाई देती है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए शायद राजनीति में अब इस तरीके से ओछी राजनीति भी हो रही है। आप बार बार वही जिक्र मैं कर रही हूं, युवाओं को किस तरीके से पार्टियां आजकल टारगेट कर रही हैं, जिसका जिक्र आप भी करते हैं और आप भी मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते। आप ही ने कहा कि पहले की जो सरकारें रही हैं किस तरीके से। हाँ, मैंने ये कहा। जाहिर सी बात है आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों के बारे में जरूर मानेंगे, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको तथ्य और उदाहरण सहित बता रहा हूँ। इसी तथ्य को मैं परिभाषित कर रही हूँ आपके सामने कि आप ये कह रहे हैं कि युवाओं को टारगेट किया जाता है। भाई अब आप ये देखिए, अगर पहले से राजा तय है तो बाकी लोग तो वहां गुलाम है ना, तो ये टारगेट करना हुआ। बट मैं ये कह रहा हूं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें तो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप आइए और आप सपना देख सकती हैं, आप सपना देख सकती हैं कि कल को आप श्रेष्ठ पद पर जा सकती हैं, आप श्रेष्ठ महिला नेता बन सकती हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में ये बोल सकती हैं क्या? आप कांग्रेस ज्वाइन करके बोल सकती हैं क्या? ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप पूछ सकती हैं क्या? आप किसी पार्टी में भारत के सिर्फ बीजेपी के अलावा नहीं कर सकती। और बीजेपी में आपका स्वागत है, आप आइए। बीजेपी आपको यहां पर जो भी बेस्ट नर्चर कर सकती है वो करके आपके नेतृत्व विकास में योगदान करेगी। पूर्वांचल से आप यहां पर आते हैं, योगी जी की बात करें तो हिंदू युवा वाहिनी का भी यहां पर दबदबा है। कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके दोनों पार्टियां जो है समानांतर हो जाए? नहीं, देखिए, हिंदुआ वाहिनी एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ता है। हिंदुआ वाहिनी, एक मिनट मैं लेना चाहूंगा। हिंदुआ वाहिनी एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है और वो विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे उनका वो अपने कार्यक्रम दलित बस्तियों में करते हैं और भी जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, हम चुनाव लड़ते हैं सीधे। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये बिल्कुल सच है और हम चुनावी राजनीति में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में, तो इसलिए कहीं कोई इसमें मतभेद नहीं है किसी प्रकार का। क्या केंद्र की मोदी सरकार हो या सूबे की योगी सरकार हो, युवाओं के लिए यहाँ पर ठोस योजनाएं सरकार अभी तक ला पाई है? ठोस योजनाएं नहीं। मैंने आपको पहले ही दूसरे ही प्रश्न में मैंने आपसे कहा था कि लेकिन अब मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से आपसे कहता हूं कि देखिए, बेरोजगारी अगर एक समस्या है मान लीजिए, तो 70 सालों में आजादी के 55 साल तक एक सरकार रही यहां पर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी अगर समस्या है तो 3.5 साल की हमारी मोदी सरकार उसके लिए है और योजनाएं ला रही है। लेकिन 55 साल से जो लोग देश में शासन कर रहे थे, सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो हैं पहले, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भर्तियों को घोटाला का एक पूरा संस्थागत स्वरूप बना रखा था, वो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी सरकार ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि मुद्रा लोन में जैसे 10 लाख करोड़ का जो लोन दिया गया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार की योजनाएं लाई है। और अभी मुख्यमंत्री जी के भी हमने आपके कार्यक्रम आपको गिनाए थे कि जैसे शिक्षा में भर्तियां आ रही हैं, पुलिस में भर्तियां आ रही हैं। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आप मीडिया के मित्रों ने दिखाया था कि इन संस्थाओं को पारदर्शी बना करके हम 4 लाख भर्तियां अगले 3 साल में करने वाले हैं।
अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, छात्रों का भी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षा वो क्षेत्र है जहाँ सरकार के हाथों में ही अगर इसको रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, हम क्या है, हम लोग ओपन माइंड से सोचते हैं। जो सरकार के, देखिए, हम प्रयोग करेंगे लेकिन मॉनिटरिंग रखेंगे। मॉनिटरिंग कैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत होगी तो वो करेंगे। कुल मिला के हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा की बेहतरी होनी चाहिए, समाज के उत्थान की शिक्षा होनी चाहिए, और जो देश के लिए हित में शिक्षा हो, जो मूल्यों और संस्कृति को बचाने वाली शिक्षा हो। ये सारी रेगुलेटरी कमेटी पे सरकार नजर रखेगी अगर कल को ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा तो। लेकिन जो बेहतर होगा उस पे एक पूरा रिसर्च विंग बना करके, कमेटी बना करके जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। अभी वो सरकारें कर रही हैं। हाँ, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी लगातार काम कर रही है। तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस पर लगातार विभिन्न विश्वविद्यालयों से एफिलिएटेड कार्यक्रम करा रहा है, जिनमें इन शिक्षा में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता देश को महसूस हुई कि भाई युवा है, वो पढ़ तो लेता है लेकिन उसे नौकरी नहीं। हमारी सरकार ने इसको वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अभियान चलाया है, और उनको तमाम, आपने देखा होगा, ई लाइब्रेरी बनाने से लेकर के और IIT से जोड़ने से लेकर के सरकार ने इस तरह के, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी योजनाएं इस तरह की मिलेंगी। सरकार लगातार इस दिशा में सक्रिय है। अब आप डॉक्यूमेंटेशन में देखो, छात्रों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि एक ग्रेजुएट छात्र, एक IIT का छात्र एक जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक ऑफिस में घूमता था और उसको अपमान सहना पड़ता था। लेकिन देश की मोदी सरकार ने यह तय किया कि नौजवानों को उनका सम्मान दिलाना है और ये सिस्टम खत्म कर दिया। आज वो इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे, हम लोगों के पास तो कम समय है, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से उसको रिसर्च। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग क्या है कि ऐसे बोल देते हैं कि सरकार ने ये कहा। आप ध्यान से थोड़ा रिसर्च करें लोग, और रिसर्च करके मोदी सरकार ने क्या किया है उसमें जाएं। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा कि कैसे सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में और भारत की छवि बनाने के क्षेत्र में और सभी चतुर्दिक क्षेत्रों में किस तरह सरकार बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, और सबका साथ सबका विकास के तहत सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, पहले की सरकारों की तरह नहीं कि तुष्टीकरण करते हुए कि इवन सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए लोग बोलते थे कि नहीं नहीं इनका ये संसाधन तो इनके लिए सुरक्षित है। सर, केंद्र में भी आप ही की सरकार है और यहाँ राज्य में भी आप ही की सरकार है, प्रदेश के कई राज्यों में आप ही की सरकार है, और यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी सरकार भी करती है, केंद्र की सरकार भी कर रही है, और प्रदेश के युवाओं के लिए भी योगी सरकार यहाँ पर जागृत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुभाष जी, शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं हम।